12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। कल जेपी नड्डा ने मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले ली है और इसका मतलब ये है कि अब वो बीजेपी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष कौन? मोदी कैबिनेट में आए नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा? इसी सवाल को लेकर जरा चर्चा करते हैं। प्रदीप सर, ये बड़ी जिम्मेदारी और ऐसे में जितने बड़े कद्दावर नेता जिनके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी कि जेपी नड्डा नहीं तो मुमकिन है इनको जगह मिलेगी, वो तो ज्यादातर मंत्री परिषद में शपथ लेते हुए कल नजर आए। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब कोई सरप्राइज होगा। जितने नाम चल रहे थे, जो संभावना हो सकती थी, वो सब अभी जो जेपी नड्डा के घर पर चुनाव के बाद बैठक हुई, हाँ CR पाटिल भी हो गए, तो उसमें संघ के 3 पदाधिकारी भी गए थे। तो उसमें डिस्कशन हुआ, नाम पर हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन संघ की ओर से ये कहा गया कि थोड़ा अपेक्षाकृत युवा को जो है बनाना चाहिए अध्यक्ष। 55 से 60 के बीच में उम्र होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। युवा को जिम्मेदारी दी। हाँ, तो अब इसलिए जो है नया नाम जो चला है वो अनुराग ठाकुर का चल रहा है, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। हाँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अनुराग ठाकुर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये तय तो जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ही करना है कि कौन बनेगा। संघ का उसमें इनपुट जरूर लिया जाएगा कि बनाया जाना चाहिए किसको या किसको नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इसलिए जो है अब कोई सरप्राइज कैंडिडेट ही सामने आएगा। जितने नाम थे वो सब तो खारिज हो गए क्योंकि सबने शपथ ले लिया। ऐसे में सरप्राइज एलिमेंट आपको क्या लग रहा है? मेरे पास कोई अंदरूनी सूचना नहीं है जिसके आधार पर मैं कुछ कह सकूं, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप जगत प्रकाश नड्डा का पूरा कार्यकाल देखें और हम लोग उनके बारे में जो आपसी चर्चाएं करते थे या उनकी जो टिप्पणियां होती थी या उनकी जो भूमिका होती थी, उसमें यही लगता था कि वो एक नाम मात्र के अध्यक्ष हैं जो परिश्रम काफी कर रहे हैं, लेकिन दरअसल उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे लगे कि वो एक स्वायत्त और संप्रभु अध्यक्ष हैं पार्टी के, जैसे कि अमित शाह थे। हैं? मुझे लगता है कि अंततः अध्यक्ष कोई भी हो, नाम कोई भी हो, उम्र उसकी कोई भी हो, स्वास्थ्य उसका कैसा भी हो, अंततः पार्टी की बागडोर अमित शाह के हाथ में होगी। ज्यादातर महत्वपूर्ण सारी बातें वहीं से निकलेंगी, उसका काम केवल उसको लागू करना होगा। विजय जी, बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ अभय जी की बात से कि अभी जब सरकार होती है, एक बात को और समझना चाहिए, जब सरकार आपकी चल रही हो, केंद्र में सत्तारूढ़ आप हों, तो एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो सरकार के साथ समन्वय के साथ चल सके। एक ज़्यादा ताकतवर अध्यक्ष और सत्ता दोनों में कन्फ्रंटेशन होता है। जेपी नड्डा साहब ने पूरे अपने कार्यकाल के दौरान बहुत मेहनत की, परिश्रम किया पार्टी को आगे बढ़ाने में भी, कैंडिडेट्स को लेकर भी, लेकिन फैसला लेने का अधिकार अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास रहा। आपने देखा होगा कि पार्टियों के आने, सरकार बनाने, नई सरकारों को बनाने, नए गठबंधन बनाने, ये सारे महत्वपूर्ण फैसले अमित शाह जी औपचारिक तौर पर कर रहे थे और इसकी एक औपचारिक जो साइन करना हो या मुलाकात है वो जेपी नड्डा साहब किया करते थे। तो उससे एक समन्वय बना रहा और आराम चलता रहा। और अब भी मुझे नहीं लगता कि इस कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री और अमित शाह के से उस पर संगठन पर पकड़ कमजोर होगी, इसलिए कोई भी बने। अनुराग जी का मुझे संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि अभी हिमाचल से ही जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष रहे हैं, तो दोबारा हिमाचल से अध्यक्ष बने इसकी संभावना कम है। मुझे लगता है उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर या एक बड़ी जिम्मेदारी उस तरह से दी जाए संगठन में, लेकिन जो भी होगा वो अनौपचारिक अध्यक्ष तो अमित शाह जी रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो कमोबेश जो भी इस पद पर आएगा, बीजेपी अध्यक्ष पद पर, उसको रास्ता दिखाने के लिए वो अनुभव अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो तो है ही। तो ऐसे में यहाँ पर कोई नया चेहरा, सरप्राइज एलिमेंट वो देखने के लिए मिल सकता है। पहली बात तो ये है कि कोई मंत्री नहीं बनेगा, इससे मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि जेपी नड्डा मंत्री थे तब वो अध्यक्ष बने थे, बाद में रिजाइन किए थे। तो सितंबर अक्टूबर तक ये सारी प्रक्रिया होगी, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल खत्म होगा, फिर चुनाव की अधिसूचना होगी, नामांकन दाखिल होगा, सब कुछ कागजी ही होगा पर एक प्रक्रिया के तहत होगा। तो नया अध्यक्ष सितंबर अक्टूबर तक जाएगा और उस दौरान यदि मंत्रिमंडल से भी किसी को बनाया जाएगा तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। नंबर 1, इस पूरे कार्यकाल में जो नया अध्यक्ष बनेगा, मुझे लगता है वो स्थितियां नहीं होगी कि पहले निर्णय लेने के बाद संघ को सूचित किया जाता था, अब संघ की सलाह पर ही निर्णय होगा, ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आएगा कौन, तो संघ की तरफ से एक सरप्राइज नाम आया था 2010 में नितिन गडकरी का, जिसकी कहीं चर्चा नहीं थी।
तो एक संभावना ये भी है कि यदि संघ के सलाह पर हुआ तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी जैसे एक सरप्राइज व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जब आए तो वो संघ की सहमति के बिना आए, फैसला लिया गया और फिर संघ को सूचित किया गया। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि है। उस इस समय बीच पर बड़ी बहुत खबर सारे आ रही है, जरा निर्णय, मैं जल्दी सिर्फ नड्डा जी की बात नहीं कर रहा, जितने उस फैसले समय उस दौर पर में लिए गए। संगठनात्मक बहुत सारे निर्णय हुए जो निर्णय के बाद संघ को बताया ठीक गया। है, संघ की सलाह नहीं ली गई वो फैसले लेने से पहले, लेकिन अब तस्वीर बदलेगी क्या, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। इस बीच बड़ी खबर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, देखिए पाकिस्तान को अलग थलग भारत रख रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में भी पाकिस्तान के प्रमुख को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। पीएम मोदी को शहबाज शरीफ ने बधाई दी है, तीसरी बार पीएम बनने के लिए बधाई दी है। भारत की जो रणनीति है, भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल क्लियर है, गोली बोली साथ में चलेगी नहीं। और पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आता नहीं है। इसी वजह से भारत जो है वो पाकिस्तान को लेकर किसी तरीके का कोई पहल या कदम आगे बढ़ाता नहीं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें भरपूर की जा रही हैं कि किसी तरीके से भारत के साथ एक बार फिर वो जो रिश्ता है उसको शुरू किया जा सके। बड़ी खबर एक और बताते हैं आपको, एनसीपी ने कल, आप जानते हैं, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलने के बाद अजीत पवार की पार्टी ने यह फैसला लिया था। अजीत पवार की तरफ से कहा गया, अनुभव के आधार पर और कुछ ही दिन बाद हमारी संख्या संसद में बढ़कर 4 पर पहुंच जाएगी, इस लिहाज से हमें कैबिनेट मंत्री का पद मिलना चाहिए, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिल रहा है जो हमें मंजूर नहीं। सुनिए, हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफ़र दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारा सपोर्ट बराबर एनडीए को है, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं, आप फिक्र मत करो। कांग्रेस और हम एक दूसरे का हमेशा मान सम्मान ही किया है। तो जब हमारे तो 9 ही थे, तब पवार साहब को तो 2.5 कैबिनेट मंत्रालय थे, 2.5 मंत्रालय थे। उसके बाद प्रफुल्ल भाई के लिए एक MOS थे पहले, उसके बाद फुल फ्लेज कैबिनेट मंत्री भी बन गए प्रफुल्ल भाई। हेवी इंडस्ट्रीज के कैबिनेट मंत्री बने। पवार साहब के मंत्रालय 2 वैसे के वैसे रहे और आगाथा 3 पहले, उसके बाद सूर्यकांता ताई भी मंत्री बनी। तो ये सब हमारी, मेरे लिए कुछ नई बात है ये सब, क्योंकि हमारा कांग्रेस का रिश्ता हमारा हमेशा प्यार का, आदर का और विश्वास का रहा है। तो हमारे अलायंस में हमने बहुत अच्छी तरह सब काम साथ में किया है। तो देखिए, किरकिरी तो हो गई अजीत पवार की, और इसी वजह से अजीत पवार की नाराजगी। सवाल ये, क्या कोई गुल खिलाएगी प्रदीप जी? नहीं, मुझे लगता नहीं, उनकी संख्या भी इतनी नहीं है। कुल लोकसभा में 1 सदस्य है उनका, उनको जो 5 सीटें मिली थी उसमें से 4 हार गए। जिस तरह की परफॉर्मेंस की उनसे उम्मीद थी कि वो अपना परफॉर्मेंस तो सुधारेंगे ही, बीजेपी को भी, और जो दूसरा शिवसेना का गुट है एकनाथ शिंदे का, उसको भी मदद करेंगे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया ज़मीन पर। दोनों को नुकसान हुआ अजीत पवार को लेने से, और सबसे बड़ा बीजेपी को नुकसान हुआ उसका जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान था, उसको इससे बड़ा धक्का जो है और कोई नहीं लगा अजीत पवार को लेने से जो लगा। तो इसलिए अजीत पवार की नाराज़गी का कोई बड़ा असर होगा सरकार के स्थायित्व पर तो नहीं होने वाला। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है, उसमें क्या असर पड़ता है, क्या ये गठबंधन बना रहता है, अजीत पवार का गुट साथ रहता है या नहीं रहता है, इस पर जरूर सवाल होगा। बीजेपी के लिए अजीत पवार महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घाटे का सौदा साबित हुए हैं। ऐसे में इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हैं, सियासी समीकरण बदलेंगे। देखिए, ऐसी संभावना है कि वहां पर राजनीतिक शक्तियों का संतुलन है, उस संतुलन में चुनाव से पहले कुछ परिवर्तन हो, और वो परिवर्तन सबसे ज्यादा संभावना यही लग रही है कि वो अजीत पवार के मामले में वो परिवर्तन हो सकता है। अजीत पवार और शरद पवार के जो निजी संबंध हैं वो कभी भी समाप्त नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चले गए हैं तो उन दोनों के बीच में कोई लांग डांट
हो गई। आपको ध्यान होगा जब वो छोड़ के चले गए थे, उसके बावजूद भी बड़ी खुफिया किस्म की लंबी लंबी 2 बैठकें अजित पवार और शरद पवार के बीच में हुई थी, जिसका कोई भी ब्यौरा आज तक हम लोगों के सामने नहीं आया है कि उन बैठकों में क्या चर्चा हुई थी। एक वो बैठक और एक बैठक जो अडानी के साथ शरद पवार की हुई थी, वो भी एक बड़ी खुफिया बैठक थी। उसके बारे में भी केवल हम लोग कयास लगा सकते हैं कि उस बैठक में हुआ क्या होगा। तो मुझे लगता यह है कि अब अजित पवार के सामने मौका है, उनकी राजनीतिक विफलता उनके सामने खड़ी हुई है। उन्होंने शरद पवार से भिड़कर देख लिया है, उनको असली राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं माना गया, और जो मराठों के नेता हैं और जो जनाधार था राष्ट्रवादी कांग्रेस का, वो अभी भी शरद पवार के साथ है। अब गेंद उनके पाले में है, उनको तय करना है कि वो महायुति में रहेंगे या महाविकास अघाड़ी में जाएंगे। नहीं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाविकास अघाड़ी उनको लेगी, क्योंकि ये पूरा जो चुनाव 24 का महाराष्ट्र में जिस रूप में लड़ा गया, उसमें कहीं ना कहीं गद्दार कौन, इसको चिन्हित करना था। और महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के मामले में गद्दार जनता ने तो अजित पवार को तय कर दिया है। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अब ओडिशा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, और ऐसे में अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है, गिरीश चंद्र मुर्मू हो सकते हैं ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री। तो बीजेपी के कोटे से ओडिशा को पहला मुख्यमंत्री गिरीश चंद्र मुर्मू मिल सकते हैं। 2 नामों को लेकर चर्चा ज्यादा चल रही थी, जिसमें से एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का और एक गिरीश मुर्मू का। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, मुर्मू को अब फ्रंट रनर माना जा रहा है। महाप्रभु की शरण में आया हूँ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का कृपा, माँ समलेश्वरी की आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आस्था, उनकी विश्वास मेरे जैसे कार्यकर्ता को तीसरी बार उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है, और देश को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने की 2047 की तेज़ी से काम शुरू कर दिया जाएगा। आज से ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें मैं भी एक गिलहरी की भूमिका में रहूँगा, ये मेरा सौभाग्य है। तो ओडिशा में शपथ ग्रहण जो है वो 12 जून को होगी। सवाल बड़ा हो जाता है, ओडिशा से मंत्री प्रधान बन चुके हैं, ऐसे में नई सरकार की कमान किसको? जीसी मुर्मू ही फ्रंट रनर। विजय जी, देखिए, उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों का सबसे बड़ी जीत है, जिसे आप ऐतिहासिक जीत जिसका जिक्र करते हैं। मैं समझता हूँ केंद्र से भी ज़्यादा बड़ी जीत मिली है कि इतने लंबे समय से एक्सरसाइज के बाद उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत वहाँ पर काम किया है, लेकिन इस समय जब गठबंधन की सरकार चल रही है और एक एक एमपी का काउंट जो है मुश्किल हो, तो उस समय किसी एमपी को वापस से राज्य में भेजना भारतीय जनता पार्टी ऐसा फैसला नहीं करेगी, इसकी संभावना लगती है। इसलिए, और गिरीश मुर्मू साहब का नाम पहले भी चल रहा था, हालांकि फैसला अभी राजनाथ जी और भूपेंद्र यादव जा रहे हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री ने क्या तय किया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की संभावना कम है। और उड़ीसा में उनको चाहिए कि एक मजबूत सरकार, क्योंकि नंबर उनके पास अच्छा आया है, आगे के लिए एक बड़ा रास्ता उड़ीसा में मिला है। और ये पूर्वी भारत का जो वेस्ट बंगाल की जो एक कमी थी, उसको भी कम से कम उड़ीसा पूरी कर सकता है। जो कसक रही है वेस्ट बंगाल की, उसे पूरी करने में भी मदद मिलेगी। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जल्दी फैसला करेगी। और एक लंबे टर्म की प्लानिंग अब अगर बीजेपी की ओडिशा में देखी जाए, तो यहाँ पर भी सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर एक तालमेल बिठाया जा सकता है। अनुभवी पार्टी के नेता और साथ ही जो यंग चेहरे हैं, ग्रूम करने के लिए उनको। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये तो कल के शपथ ग्रहण से ही स्पष्ट हो गया। ठीक है कि उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, तो 3 दिन के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये क्लियर हो गया कल के शपथ ग्रहण समारोह से। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, तो हम लोग कयास लगा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, ये तमाम जगहों पर जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के चेहरे सामने आए हैं, उन्होंने सारे कयासों को विफल कर दिया है। तो उड़ीसा में नौकर साहब मुख्यमंत्री बनेगा या पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री बनेगा, मुझे लगता है ये अभी कयास लगाना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि उड़ीसा की जो राजनीतिक जमीन है उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स मुफीद होगा, इसकी मुझे संभावना कम लग रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, कोशिश ये रहेगी कि एक मास लीडर जो जमीन से निकल कर आया है, जिसने ओडिशा में इतने साल संघर्ष किया है राजनीतिक तौर पर, शायद उसकी ताजपोशी की जाए। हो सकता है, लेकिन गिरीश मुर्मू स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी क्षमता पर बड़ा भरोसा करते हैं, इसीलिए उनको जम्मू कश्मीर का एलजी बनाया गया।
आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन एलजी बनने के बाद वो थोड़ा बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए, इसलिए जो है उनको हटा दिया गया था, फिर मनोज सिन्हा को बनाया गया। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें, वो विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो और प्रशासन का अनुभव है, नरेंद्र मोदी का बड़ा जोर रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पर, खास तौर से जो है जिस तरह से कोई शासन चलाने और शासन का अनुभव वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक आदिवासी को अगर वो नहीं बनते हैं तो कोई आदिवासी समाज से ही जो है विधायक जो होगा, वो जो वरिष्ठ नेता होगा जो भी भाजपा का, वही मुख्यमंत्री बनेगा। आदिवासियों में एक संदेश भेजना है, झारखंड में सारी आदिवासी सुरक्षित सीटें बीजेपी हार गई है जी। तो झारखंड में चुनाव भी होने वाला है, तो उस लिहाज से भी जो है किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को बनाने का फायदा होगा। और उड़ीसा में आदिवासी समाज की अच्छी खासी संख्या है, इसको भी देखते हैं। और बिल्कुल झारखंड से उस तरीके से आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन मंत्रिपरिषद में भी नहीं मिला है, वहां से वो अन्नपूर्णा देवी और जो सेठ हैं उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, दोनों गैर आदिवासी हैं जी। वहाँ पर से आदिवासी हैं जो नहीं, ये तो उड़ीसा की आप बात कर रहे हैं, मैं झारखंड की बात कर रही थी जिसका जिक्र अभी सर ने किया। इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना से बंडी संजय कुमार जो है वो केंद्र में मंत्री बने हैं। संजय बंडी कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा है, मामूली कार्यकर्ता मंत्री बीजेपी में ही बन सकता है। तेलंगाना से 2 बार के सांसद, करीमनगर से भारी मेजॉरिटी से जीतने वाले बंडी संजय अब प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट में मंत्री हैं। सर, कार्यकर्ता से शुरुआत की थी, पार्षद बने, 2 बार के सांसद और मंत्री, सोचा था कभी ये? भाई बीजेपी में, ओनली बीजेपी में ऐसे चांसेस आता, बस बाहर दूसरा पार्टी में एक मामूल सामान्य कार्यकर्ता को ऐसा चांस आने का मुश्किल है। पर बीजेपी में अब कार्यकर्ता जैसे ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता से काम करके इधर तक आए। मोदी जी का आशीर्वाद से, नड्डा जी का आशीर्वाद से आज मैं केंद्र मंत्री ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया केंद्र मोदी जी ने। ये पूरा मेरा क्षेत्र में कार्यकर्ता का और मेरा वोट दिया वो पब्लिक का मैं ज़रूर मैं उनका कोई क्या विश्वास से वो मुझे वोट दिया। मैं उसके लिए मैं काम करने के तैयार हूँ। साउथ में तेलंगाना में अभी डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। तेलंगाना में भी 4 एमएलए से 8 एमएलए हुए अभी असेंबली चुनाव में, 4 एमपी से 8 एमपी। हम माने कि अगला जो चुनाव होगा तेलंगाना बीजेपी बहुत मजबूती से और पावर में आने की कोशिश करेगी। पक्का मोदी जी का नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व का सहकार से तेलंगाना में नेक्स्ट बीजेपी सरकार आने का चांसेस है। कार्यकर्ता भी वही सोचे, कार्यकर्ता भी लड़ने के लिए तैयार है। अभी पोर्टफोलियो अलॉकेट नहीं हुआ है सर, लेकिन जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या होगा आपका एजेंडा, क्या करने वाले? कल ही मैं मंत्री बने ना, बनने के बाद में मैं पक्का वो प्लान से मैं आगे वाले दिनों में जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये बंडी संजय कुमार को आप सुन रहे थे। अभी सर ये भी वही नेता जिन्होंने जमीन पर संघर्ष किया और देखिए मंत्रिमंडल में इनको जगह दी गई। उड़ीसा में भी फोकस यही होगा कि कमान उसी को दी जाए जो पॉलिटिकली दशकों तक संघर्ष करता रहा, बीजेपी के झंडा उठाया जिसने। देखिए उड़ीसा में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाती है, जैसा लग रहा है कि गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाएगी तो वो आदिवासी ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह का ओवर कंपेंसेशन है। मतलब क्योंकि उड़ीसा में आदिवासियों की संख्या है, आदिवासी महत्वपूर्ण है, लेकिन उड़ीसा एक आदिवासी राज्य नहीं है। और उड़ीसा में जब आप आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो जो गैर आदिवासी हैं उनको लगता है कि उनसे सत्ता छीन ली गई है। हरियाणा जैसा, हरियाणा में जब गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया गया तो जाटों को लगा कि जो चीज़ उनकी थी, जिसको बपौती की तरह वो लेते थे, वो उनसे छिन गई और वो भारतीय जनता पार्टी से सख्त नाराज हो गए। और वो नाराजगी आज तक उनकी जबरदस्त, यहाँ तक उत्तर प्रदेश आके भी प्रचार करते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि भाई भाजपा को वोट मत दो, हरियाणा के जाट आके। तो अगर आप उड़ीसा में गैर आदिवासियों से मुख्यमंत्री पद छीनेंगे, यानी मुख्य तौर पर सत्ता केंद्र छीनेंगे, तो उसका ठीक है, एक तरफ फायदा होगा और दूसरी तरफ नुकसान होने का बहुत अंदेशा है। नमस्कार, सियासत at 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अपने दफ्तर पहुंचकर पहली फाइल जिस पर पीएम ने साइन किए, किसानों के हित वाला फैसला लिया। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की।
रविवार को शपथ ग्रहण के बाद आज पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते ही पीएम मोदी ने पहला फैसला किसानों के हित में किया। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का फैसला किया। किसान सम्मान निधि के तौर पर करीब 20,000 करोड़ रुपए जारी करने पर पीएम ने मुहर लगाई। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने से 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। किसान सम्मान निधि के तौर पर केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। किसानों की सम्मान निधि जारी होने के साथ ही संसद सत्र की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति से जल्द संसद का सत्र बुलाने और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का आग्रह किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 18 जून से संसद सत्र की शुरुआत हो सकती है। 18 और 19 जून को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 21 जून को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित कर सकती हैं। और देखिए, मोदी मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक है आज शाम 5 बजे सूत्र बता रहे हैं हो सकती है, और साथ ही विभागों का बंटवारा भी शाम तक हो सकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के साथ ही अब मोदी 3.0 की शुरुआत हो गई है। शपथ के बाद आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक हो सकती है। रविवार को 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इन 71 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के 5 राज्य मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में बीजेपी से 60, जेडीयू से 2, टीडीपी से 2, जेडीएस से 1, एलजेपी से 1, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से 1, आरपीआई आठवले से 1, अपना दल सोनेलाल, शिवसेना, आरएलडी से 1-1 मंत्री बनाया गया है। जिन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 32 नए चेहरे हैं। मंत्रियों में 65 पुरुष और 7 महिला हैं। लोकसभा के कुल 59 सदस्य मंत्री हैं। राज्यसभा के 11 सदस्यों को मंत्री बनाया गया है। वहीं 2 मंत्री ऐसे भी हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। नए चेहरों में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, एसडी कुमार स्वामी, चिराग पासवान शामिल हैं। केंद्र में मंत्री बनाए गए नेताओं का कहना है कि वो पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए काम करेंगे। मैं इसलिए आपको बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने अपना मित्र बता के संबोधन किया था पंजाब में, अब जिम्मेवारी मुझे मिल गई है और मुझे वो जिम्मेवारी का एहसास भी है किस तरीके से वो ब्रिज का काम, पुल का काम पंजाब और सेंटर के बीच में करना है, उसकी शुरुआत है वो। I was not expecting to be in the ministry. Not as a minister, as an MP, I have to work up to the fruitful possibilities of spreading BJP tentacles in the south. मैं सौभाग्यवान हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार में जगह दी है, सरकार में काम करने का अवसर दिया है। जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी में मैं और अच्छे से खरा उतरूं। सब विभाग अच्छे होते हैं और मेहनत से काम किया जाए तो और अच्छा किया जा सकता है। श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर प्रधानमंत्री जी ने इतना भरोसा, और आज जो ये नई जिम्मेदारी मिली है पूरी ईमानदारी के साथ अब इसको निभाएंगे। तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनने पर देश में खुशी का माहौल है। जगह जगह देश में जश्न मनाया गया। पटना से लेकर पुणे तक और वाराणसी से लेकर गुवाहाटी तक सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है और सभी लोग खुशी से झूमते नजर आए। देश के कोने कोने से आई सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें जो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को खास बना रही हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जमकर आतिशबाजी हुई। कमोबेश ऐसा ही हाल भोपाल में दिखा, जहां शिवराज सिंह चौहान के घर पर कई लोग ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते दिखे। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के घर पर जमकर जश्न मना। मिर्जापुर से तीसरी बार सांसद बनने के साथ ही अनुप्रिया केंद्र सरकार में तीसरी बार मंत्री बनी है। पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद के मंत्री बनने की खुशी में जमकर आतिशबाजी हुई। समर्थकों ने मिठाई बांटकर जितिन प्रसाद के मंत्री बनने का जश्न मनाया।
तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर का पद किसको मिलेगा, इसको लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद सरकार अब एक्शन मोड में है। वहीं विपक्ष लोकसभा स्पीकर को लेकर बयानबाजी कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चाहिए कि वो लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी को ना दे। तो नसीहत यही दे रहे हैं कि भूल कर भी स्पीकर इनका मत होने देना भाई, वरना आपकी पार्टी खत्म कर देंगे। अमित शाह जैसा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, मोदी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, ये क्या क्या मुकदमे लगाएंगे, कैसे कैसे दबाव बनाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, इसीलिए बीजेपी सहयोगी दलों में तोड़फोड़ करेगी। वहीं कैबिनेट में अजीत पवार गुट को शामिल नहीं करने पर उद्धव गुट वाली शिवसेना ने तंज कसा है। जब शपथ ले रहे थे कल, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, 10 लोग मारे गए, 36 लोग घायल। बस सरकार बनानी है, शेयर मार्केट की तरफ शेयर मार्केट चलाना है, स्टॉक एक्सचेंज चलाना है, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को मदद करना है। और मोदी मंत्रिमंडल में अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, वो शामिल नहीं हुई है। अजीत पवार गुट की तरफ से कैबिनेट रैंक का मंत्री पद मांगा गया है। कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने से नाराज अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई। अजीत पवार गुट का लोकसभा में एक सांसद है। मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को, हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। केंद्र सरकार में शामिल नहीं होने के अजीत पवार गुट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी सवाल उठ रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अजीत जैसे सहयोगियों का मान नहीं रखा। वहीं अजीत पवार ने कहा कि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के बाद भी वो एनडीए के साथ रहेंगे। हमारा कांग्रेस का रिश्ता हमारा हमेशा प्यार का, आदर का, विश्वास का रहा है। अब एक सीट पे क्या देंगे, देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा। ये कैबिनेट मांग रहे थे, उन्होंने स्टेट मिनिस्टर देने की बात की। जो मिला वो खाओ, नहीं तो भूखे रह जाओ। हमारा सपोर्ट बराबर एनडीए को है, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। और एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज एनसीपी के दोनों गुट अलग अलग बैठक कर रहे हैं। एनसीपी के स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर आज महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुट अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज शरद पवार गुट अहिल्या नगर में कार्यक्रम कर रहा है। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी के नेता आज मुंबई में पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मुंबई के षणमुखानंद हॉल में होगा। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता शामिल होंगे। 10 जून 1999 को शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर के साथ एनसीपी का गठन किया था। सोनिया गांधी के विदेश मूल का मुद्दा बनाकर शरद पवार ने एनसीपी बनाई थी। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने बगावत कर खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। बाद में चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाले गुट को ही असली एनसीपी माना था। बीजेपी ने ओडिशा में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ऑब्जर्वर्स बनाया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर ओडिशा में सबसे आगे नाम गिरीश चंद्र मुर्मू का चल रहा है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी सूबे में पहली बार सरकार बनाने की तैयारी में है। सरकार बनाने के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव विधायक दल की बैठक में मौजूद होंगे और नए नेता का चुनाव कराएंगे। ओडिशा में 11 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 12 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 12 तारीख को यहाँ ओडिशा में शपथ ग्रहण उत्सव होने वाला है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे। ओडिशा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 147 में से 78 सीटें जीती हैं और इसी बीच बीजू जनता दल के नेता और पूर्व ब्यूरोक्रेट वीके पांडियन ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। And I had no desire whatsoever for a specific political post or power. Therefore, I was neither a candidate nor was I holding any post.
दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सियासत सड़क पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हरियाणा भवन के सामने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार दिल्ली का पानी रोक रही है। हरियाणा भवन के सामने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काबू करने में सुरक्षा बलों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी सरकार का आरोप है कि हरियाणा से जो दिल्ली अक्सर पानी छोड़ा जाता है उसमें कटौती की जा रही है, और न सिर्फ हरियाणा से बल्कि हिमाचल से भी जो हरियाणा के जरिए दिल्ली पानी आना चाहिए उसमें भी जानबूझकर कटौती की जा रही है। राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है और अब यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ। दिल्ली में मंडी हाउस का इलाका है जहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और महिलाएं भी आपको देखिए कि यहाँ सड़क पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाने आने वाले आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। श्रद्धालुओं को निशाना बनाने वाली आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। रियासी के जंगलों को सेना ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों को शक है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं। पौनी के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। नेत्रा V3 ड्रोन के जरिए जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। जम्मू के रियासी के पौनी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने यहां छिपे आतंकियों को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। यहां पर जो है सेना के जवान पहुंचे थे ताकि इस जंगल को घेरा जा सके और अब इस पूरे इलाके को नजर रखने के लिए सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ड्रोन की मदद से यहां पर पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है ताकि इस जंगल में छिपे आतंकियों का पता लगाया जा सके। रियासी में हुए आतंकी हमले में 10 लोगों की जान चली गई है। आतंकवादियों ने घात लगाकर श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया। रियासी के पौनी इलाके में श्रद्धालुओं से भरी बस पर घात लगाए आतंकियों ने फायरिंग की। बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी। आतंकियों की फायरिंग से बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। आज ड्रोन्स वगैरह के साथ हम ये पूरा एरिया कॉम कर रहे हैं। हमारी जो टीम्स हैं हमने उनको 5 टीम्स हमने ऐसी बनाई हैं। चैलेंजेस चाहे जितने मर्जी भी हों, वी आर मेकिंग श्योर कि ये जो मिलिटेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए या पकड़ा जाए। हादसे में 33 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। चश्मदीदों का दावा है कि उन्होंने 2 आतंकियों को देखा था। गबार पड़ा हुआ था, लोग चिल्ला रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे। उस समय जो मिलिटेंट जो है वो भाग चुके थे। यहाँ रोड में जो है एक खाली जो खोखे जो राउंड्स के हैं वो पड़े हुए थे और साथ में सामने जो जहाँ पे बस गिरी है उसके सामने पार भी जो है वहाँ पे भी जो खोखे वगैरह गिरे हुए थे। FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। लेकिन नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग हिस्सों में छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। नीट यूजी परीक्षा में धांधली की शिकायत को लेकर छात्र संगठनों की नाराजगी सड़क पर दिख रही है। धांधली की शिकायत लेकर सड़क पर उतरे छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्रों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां भी सामने आई। यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है तो आम आदमी पार्टी ने 11 जून को उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। नीट के एग्जाम में जो घोटाला और घपला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग उसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है इसमें। नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। इसके बाद कुछ छात्रों को 719 और 718 नंबर मिलने पर सवाल उठे थे। एनटीए का कहना है कि जिन छात्रों का टाइम लॉस हुआ था उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। एनटीए ने आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है।